हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का बीपीएससी ब्रेन्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो भी कब? 47वीं बीपीएससी के दौरान। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। आगे देखते हैं, देखिए क्या है कि ये क्या है, ये जो योजना आयोग ये क्या है? वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था और इसका जो गठन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते थे और इसका मुख्य कार्य जो है केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं तथा राज्य की जो वार्षिक योजना है उसके संबंध में ये क्या करती थी? सलाह देती थी। और जनवरी 2015 से जो है इसके स्थान पर नीति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद। अगला देखिए क्या है, चुनाव आयोग हमारा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, संविधान, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 324 है, हम जानते हैं कि ये क्या है? चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो देखिए क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो है क्या, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 324 है इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए क्या है? निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, इन सबको करने के लिए क्या किया गया? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो उसे उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन हो जाने पर या इस्तीफा दे देने पर या अगर वो पद से हट जाए तो उसके कारण जो रिक्त स्थान हो जाती है, तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए जो विशेष चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचुनाव, बाय इलेक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 से। बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 2100 वर्ष से हटाकर, किससे? 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। हम जानते हैं कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जो प्रयोग है वो 1989 में संपन्न जो 9वीं लोकसभा के आम चुनाव हुआ था उसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी ऊपर हमने बात किया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ठीक है, कह रहा है कि जो भारत में है एक चुनाव एक राज्य लागू किया जाएगा तो किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, बात करते हैं, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो सभी राज्य विधानसभा हैं इसके कार्यकाल को लोकसभा के जो कार्यकाल है उसके समानुरूप करने की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा के कार्यकाल के तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा का जो वर्तमान कार्यकाल है उसको भी क्या करेगा? उसी के अनुरूप समायोजित करना पड़ेगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की जो स्थिति के संदर्भ में जो तदनुरूप प्रावधान होंगे वो क्या करने पड़ेंगे? ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 जो कि संसद के सदनों की अवधि है, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 172 ये क्या है? राज्यों के विधानमंडल की अवधि अनुच्छेद 172 में है। अनुच्छेद 174 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि में संशोधन की क्या होती है? आवश्यकता होगी।
उल्लेखनीय यहाँ ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का जो गठन है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 2023 में 2 सितंबर को किया गया था, जिसने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब सौंपी, 14 मार्च 2024 को। किसके काल में, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी उसके काल में सौंपा गया। आप इस हिसाब से अपना सही आंसर चूज करिएगा, ऊपर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो जो पार्टी है उसको राजनीतिक या क्षेत्रीय देने का किसको अधिकार है? तो चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है चुनाव आयोग को है, और इसके लिए वो कुछ मानदंड घोषित करता है जिसको पूर्ण करना पड़ता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है वीवीपैट का जो संस्करण है क्या है? वीवीपैट का जो संस्करण है, इसका जो संस्करण है क्या है, देखिए क्या है, M3। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसका जो संस्करण है क्या, M3। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की क्या होती है, स्थापना का उपबंध जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट का प्रयोग हो रहा था। वर्तमान समय में मतदान के लिए जो प्रयोग की जाने वाली मशीन है वो वीवीपैट का जो है M3 संस्करण है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा विकल्प जो है वो सी सही उत्तर है। अगला हमारा है टॉपिक राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। बात करें इसके बारे में, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट जो है वो प्राप्त होना चाहिए? तो कितना वोट प्राप्त होना चाहिए बात करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, निर्वाचन प्रतीक यानी कि आरक्षण और आवंटन, इसका आदेश 1968 में क्या हुआ, यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्त में से कोई एक शर्त पूरी हो तब। तो बात करते हैं तीनों शर्त क्या है। पहला शर्त क्या है, देखिए पहला है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए जो प्रत्याशी हैं उसको किन्हीं 4 अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्य की जो विधानसभा है उसके पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभाओं से क्या हो, सीट प्राप्त हो। दूसरा क्या है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इनमें से प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम कितने हो, 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा शर्त यहाँ पे क्या है कि उस दल को कम से कम जो है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 4 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है कि भारत की संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, बात करते हैं भारत की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से, और इसे 52वें संविधान संशोधन का जो अधिनियम हुआ 1985 में इसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आम आदमी पार्टी है, ये जो आम आदमी पार्टी है ये क्या है? आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब ये एक क्या बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। केजरीवाल जी इसके रहे थे, और अभी मैं दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर जो आम आदमी पार्टी है आपने क्या किया था, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया, और इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो कौन है? तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के जो स्पीकर थे GMC बालयोगी, ये तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे,
और ये दल जो है ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की साझा सरकार में शामिल क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या थे। आगे बात करें भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पे राजनीतिक दलों के कथनों पर विचार करना है। तो देखिए क्या है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है निर्वाचन आयोग करता है, ये बात सही है। बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो ऊपर अभी हमने बात की, ये सारी जो कथन है क्या है, सही है। सारे कथन क्या है, एकदम सही है। चौथा क्या है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। क्या थे, राज्य स्तरीय दल थे। तो इन कथन में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो देखिए इसमें से है चारों कथन सत्य है। ठीक है, बात करते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की जो व्यवस्था की गई, उसमें क्या किया गया, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में संशोधित हुआ। उसके अनुसार क्या है कि वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें क्या हो जीतता हो या लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता हो। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, और छठा है नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप इसको क्या करिएगा, सुमेलित करिएगा अच्छे से, और जो है इसका आंसर आप लोगों को पता है, आप इसे अच्छे से सुमेलित कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से बात करें तो संविधान संशोधन से जो टॉपिक है क्या है, पहला हमारा टॉपिक निकल के आता है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है। तो जो संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। बात करते हैं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान का जो भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। तो देखिए वो 3 प्रकार से संशोधन क्या सब हैं। पहला तो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन हो, तभी क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के तहत जो विशेष प्रक्रिया है वो अपनाई नहीं जाती है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और संविधान के जो अनुच्छेद है 4 उसका जो खंड 2 है उसके अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, बात करें तीसरे क्वेश्चन नंबर की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। किस संविधान संशोधन से, तो 69वां संविधान संशोधन कानून हुआ उससे। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 339 खंड क, ठीक है, या फिर डबल ए है तो इसका मतलब पहले से ही जुड़ा है। इसके तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का नाम क्या किया गया था, दिया गया था, और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है।
ये जो विधेयक है ये लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन या हो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें क्या कर सकता है, ला सकता है। और संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया जो है कब लाया गया? 1951 में। भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक है 1951 में लाया गया, 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का खंड 1, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, उसके बाद बात करें आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है 85 है आर्टिकल 87, आर्टिकल 174, आर्टिकल 176, आर्टिकल 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया। और 2 नए अनुच्छेद जो किए गए 31 के खंड क में और 31 के खंड ख और 9वीं अनुसूची में क्या की गई? संविधान जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची संविधान में फिर जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची थी जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? 1951 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या कहा गया? लघु संविधान कहा गया। क्यों कहा गया? बात करते हैं इसके बारे में। देखिए बात क्या है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के जो बहुत सारे मौलिक प्रावधान हैं उसको बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य है क्या था? उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत जो क्या है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एकदम सही है क्योंकि ये सब क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। और इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। क्या है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ये सही नहीं है क्योंकि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? शुरू से ही 10 थे। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43 का खंड ए और अनुच्छेद 47 जोड़ा, तो ये भी नहीं जोड़ा है। और बात करते हैं अगला क्या है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सही है। तो यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत की बात करें तो जो हमारा कथन 2 है और कथन 3 है ये क्या है? गलत है। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। व्याख्या देखिए क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था और इसके दौरान क्या किया गया? बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया और अनेक नए प्रावधान क्या के जोड़े गए, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसके जरिए जो प्रावधान जोड़े गए या कुछ संशोधन किए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किए गए? इसने प्रस्तावना में क्या किए थे? 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के खंड में है एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की जो रक्षा ये अनुच्छेद 48 के ए में वर्णित है। अगला देखिए क्या है कि इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा या विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। परंतु जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया इसके द्वारा यह अधिकार क्या कर दिया गया? पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। और इस प्रकार जो हमारा कथन है 1 और 4 सही है जबकि कथन 2 और 3 गलत है। बात करते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में या सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का संशोधन किया? किस वाद में, किस मुकदमे में? तो जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब वाद आया था तो उसमें क्या कर दिया था? मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या कहा था? भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया
और इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। अगर संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसमें क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना प्रश्न उठा सकता है, और यदि वह जो संशोधन है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होता है तो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय प्रश्न उठाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो 91वें संवैधानिक संशोधन ने क्या क्या है, ऐसा किया है। बात करते हैं जो 91वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए जो खंड 1 का उपखंड क है, इसके तहत उपबंधित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की वो कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित यात्रियों की जो संख्या है वो 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। तो बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया इसके बारे में। वर्ष 2003 में अधिनियमित क्या है, वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का जो अनुच्छेद 75 है और अनुच्छेद 164 इसमें संशोधन करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तथा राज्य की मंत्रिपरिषदों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथा स्थिति लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक यथापि 12 से कम नहीं होना चाहिए निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत क्या किया गया, एंग्लो इंडियन को आरक्षित जो 2 सीट थे उसको समाप्त कर दिया गया, और जो अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति थी, जाति जनजाति, इसको 10 वर्ष के लिए और भी आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो बात करते हैं संसद द्वारा 2020 में जो अधिनियम लाया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय जो थी उसे जो सीट 2 आरक्षित सीट उसकी प्राप्त थी उसको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और इस संशोधन के तहत जो अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, इसको 10 वर्षों हेतु जो है इसका आरक्षण और बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का जो है सीट समाप्त कर दिया गया, आरक्षण निलंबित कर दिया गया। अगला हमारा टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा से बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो इसमें कौन सा है, अनुच्छेद 343। बात करें संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान है संविधान के भाग 17 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो जो है ये कितनी है, 18 है। 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92वें संविधान संशोधन में बाद अब 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि अगला हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। बात करें इसे, पहला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो 2 अक्टूबर 1952 को यह प्रारंभ हुआ था। भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसका समग्र विकास करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। पंचायत में जो चुनाव होता है इसका निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार लेता है। ठीक है, बात करते हैं पंचायतें को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। प्रविष्ट 5 का विषय माना गया। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड ग है, उसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही जो अनुच्छेद
243 है। इसका खंड ठ है। इसके जो उपखंड 4 हैं उसके अनुसार है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को निर्वाचन से जो संबंधित विषय हैं उसके संबंध में उपबंध क्या कर सकता है, कर सकता है। तदनुसार राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाएगा और लिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो ये किस सूची में है, राज्य सूची में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है पंचायती राज्य विषय है। पंचायती राज्य विषय है, किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो पंचायत का जो चुनाव है उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऊपर अभी हमने बात किया है किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है क्या चीज कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है। पंचायत राज जो व्यवस्था है इसमें शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की जो त्रिस्तरीय संरचना है उसका क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 243 का जो क्लॉज बी है, इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर। किंतु मध्यवर्ती जो स्तर है इस पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। वो पंचायत नहीं आएगी जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, क्योंकि एक पंचायत बनने के लिए क्या होनी चाहिए, 20 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो कौन सी है वो समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बात करते हैं वर्ष 1952 में जो है ये बलवंत राय मेहता समिति है बनी थी। प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का जो गठन है 1957 में किया गया था। क्या किया गया था, जो बलवंत राय समिति है इसका गठन 1957 में किया था और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर पंचायत प्रणाली विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा की थी। बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था, तो जो है मेयो, लॉर्ड मेयो ने किया था। बात करें लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था उसने अपने शासनकाल में क्या किया, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के लिए ये जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 सितंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर कहा जाता है। बात करें इस रिजोल्यूशन में क्या हुआ था, सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त का विभाजन कर दिया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई और उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। तो हमारा जो विकल्प है ए एकदम सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थी, बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम क्या किया था, पारित किया था। और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधारों के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1950 में जीवी राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इसी क्रम में होता गया। जब बलवंत राय समिति बना उसके बाद ये सारे जो समिति हैं बने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस कमेटी या किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश दी, तो अशोक मेहता कमेटी जो है। अशोक मेहता कमेटी जो है इसका गठन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उसने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने
क्या क्या था, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका जो अध्यक्ष है बलवंत राय मेहता था, ऊपर हमने अभी बात किया है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या किस समिति ने क्या किया था, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ऊपर अभी बात किया अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता जो समिति है इसने क्या किया था, न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में इसने पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए क्या क्या गठित अशोक मेहता समिति जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुत किया गया और इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की क्या की थी, अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अशोक मेहता समिति ने किस बात के लिए किसके लिए सिफारिश की थी? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार के लिए इसने सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट क्या की थी, प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके और लागू कर सके। जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो नीति बनाए और लागू कर सके, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? जो सरकार है इसकी पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से सभी हैं। इनमें सरकार की जो 3 श्रेणियां होती हैं सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। और तीसरा है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर ब्लॉक, ग्राम स्तर पर की गई है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, एवं जिला स्तर पर भी किए गए हैं। बात करें हम लोग अब पंचायती राज्य का उद्देश्य जो है क्या, स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड क के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की जो परिषद हैं उसमें वहां के संसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्या है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आती हैं। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। इस समिति जो है क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क भी स्थापित करती है। बात करें क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख क्या होता है, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य जो हैं समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी। शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति यहाँ पे जो है नहीं है तो इसके लिए सॉरी, एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। ये जो है बुक से ही ये गायब है, इसलिए यहाँ पे इसकी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है ये क्या है, केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऊपर अभी बात किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भारत में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
और संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 की बात, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो 29 कार्यों की जो सूची है अनुच्छेद 243 के खंड जी के तहत दी गया। बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है अनुच्छेद 243 के खंड जी के अंतर्गत दी गई और अनुच्छेद 243 का खंड जी जो है क्लॉज जी, इसके अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाती हैं, जिसके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, ये क्या करेगी? कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 9 व 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची जो है क्या है? वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 243 का क्लॉज जे है, इसके अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाता है। तो आपको हम सारी बातें क्या है डीप में बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो इसलिए हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 243 का जो खंड जे है, क्लॉज जे है, इसमें प्रावधानित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की परीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। तो जो अनुच्छेद है 243 का खंड जे है, इसके अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन से जो संबंधित नियम है ये राज्य विधानमंडल द्वारा ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें क्या है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो बात करें ग्राम पंचायत का जो है किया गया था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के खंड 9 के तहत पंचायत से संविधान संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख है। वर्ष 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसके द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश को क्या किया गया? स्वीकार कर अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गौरतलब बात यहाँ यह है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो जो हमारा उत्तर है वो सी ही होगा, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो 40 है वो देता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और ये संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यहाँ पे बात करें कौन सा जो निर्देश देता है इसके बारे में, तो देखिए अनुच्छेद जो 40 है वो क्या करता है? यहाँ पे निर्देश देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। ऊपर भी हमने बात की है, इनमें से सभी है। बात करते हैं पंचायती राज जो है प्रणाली, ये स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर
ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है क्या है, इसके बारे में बात करें हम लोग तो इसका प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं लागू कर सके। ये है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है, तो 21 वर्ष। पंचायती राज में न्यूनतम कितनी चाहिए, 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष है। आगे बात करें, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का जो है स्वप्न साकार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सभी करते हैं। शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्या की गई है, की गई है और ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक जो विकास है इसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पंचायती राज के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन को। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा जो है अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो जो है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना क्या है, वैशिष्ट्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना क्या है, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना ये क्या है, विकेंद्रीकरण की विशेषता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पे प्रारंभ हुई और कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो आंध्र प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया था, पंचायती राज का उद्घाटन किया था। उसके पश्चात ही आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को अपनाने यहाँ क्या कर लागू कर पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया था जो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज जो सर्वप्रथम है परिवर्तित किया गया, तो ये कहाँ पे, राजस्थान में परिवर्तित किया गया। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव है ये नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का जो ये रख रखाव है कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है, 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो विकेंद्रीकरण किया गया इसके बारे में बात करते हैं, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण व्यवस्था का जो है इसमें किया गया। उसके बाद न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया। उसके बाद प्रशासनिक शक्तियों का किया गया था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 है, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में
16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत कुल 29 विषय जो हैं ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दिए गए। उल्लेखनीय है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण, और इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु विधिक आधार नहीं प्रदान करता और इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक आधार भी क्या किए हैं, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है ग्रामीण खेल जो है वही शामिल नहीं है। कई बार हमने इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया है, ऊपर भी कई बार ये आ चुका है। तो बात करते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है, जिसमें से कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि इसमें शामिल हैं। लेकिन जो ग्रामीण खेल का उल्लेख है ये 11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। तो 29 विषयों पर दिया गया। ऊपर भी बात किया है हमने। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो है उपयुक्त में से एक से अधिक राज्य हैं जहाँ पे नहीं है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इसमें यहाँ पे पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो खंड डी है उसके खंड 2 के अनुसार पंचायत राज संबंधी प्रावधान जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां जिला परिषदें विद्यमान हैं, तो वहां क्या होगा, लागू नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है, अर्थात उपयुक्त में से जो एक से अधिक राज्य हैं वो इसका आंसर है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, पंचायती राज में। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। व्याख्या क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में क्या है, सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं और कई राज्यों में स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है। किन राज्यों में, तो जो है हमारा राज्य, चारों राज्य हैं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में 50% आरक्षण कर दिया गया है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने क्या किया है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए क्या किए गए हैं, 50% आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, 50% आरक्षण को वैध किया गया है और यहाँ पे आरक्षित कर दिए गए हैं। अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का जो आरक्षण है महिलाओं का वो 50% कर दिया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। ऊपर अभी हमने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 45, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो वैधानिक शुरुआत है ये मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई। इस बिल को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम राजीव गांधी थे, उसने क्या किया, 1989 में लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया। क्यों क्या व्यपगत हो गया? तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक आया 1991 में, संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, तो जो है 73वां संविधान संशोधन इसके द्वारा प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है से संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। ऊपर भी हमने बात किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायती राज जो अधिनियम 2006 है उसको अधिनियमित किया। पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया और इसके अधीन ग्राम स्तर पर क्या किया गया? ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? देखिए, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की जो शक्ति है इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? भूमि सुधारों का जो क्रियान्वयन है ये नहीं आता है। बात करते हैं इसके बारे में, क्या नहीं आता है, ठीक है। तो इसके संबंध में जो है न्यायिक पुनर्विक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है और संविधान के जो अनुच्छेद 43 का खंड है इसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और इसके तहत वित्त आयोग जो है उसका गठन कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, शिक्षकता का जो प्रबंधन है, सड़कें हैं, पुल है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना है, अग्निशमन है आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का खंड 6 पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से तथा अनुच्छेद 243 के खंड 2 जो है नगर पालिका आदि शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। ये सारे अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ पे सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करते चल रहे हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसे स्थापित किया गया था? सहयोग आंदोलन को, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना। प्रश्न में सहयोग आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी वर्जन में किया गया जो कि गलत शब्द है। इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने कोऑपरेशन मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो है आप इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। हम बात करते हैं आगे। देखिए इसके व्याख्यान के बारे में बात कर लेते थोड़ा। क्या है? पंचायत राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं, ये बलवंत राय समिति है 1957 में बनी है। संस्थानम समिति 1963 एवं 64 में। अशोक मेहता समिति 77 से 78 में, क्योंकि 77 में बनी, 78 में इसने क्या की थी? रिपोर्ट पेश की थी, रिपोर्ट नहीं। जीवीके राव समिति ने 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। हनुमंत ताराव समिति 1984 में। पीके समिति 1988 में की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? देखिए अगला हमारा टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियों की संख्या है कितनी है? तो 1206 है। प्रश्नकाल में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी। 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद जो है अब अनुसूचित जाति की सूची में जो संख्या है वो 1208 हो गई है। आगे बात करें, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेलकर थे। भारत संविधान जो बना था उसके अनुच्छेद 340 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति का आयोग गठन किया गया। पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन है 29 जनवरी 1953 को हुआ और इस आयोग के
उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो आवश्यक विशिष्टताएं हैं वो क्या हैं? इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये सभी शामिल हैं। क्या है? ये सभी शामिल हैं। बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान किया गया और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात क्या करती है? अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को शामिल करती है और किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो आवश्यक विशेषताएं हैं क्या है? देखिए, आदिम लक्षणों के संकेत है, ऊपर अभी हमने बात किया है, विशिष्ट संस्कृति है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जो है बातचीत करने में शर्म है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव है, ये सब क्या है? संबंधित है इससे। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है प्रश्न विविधता से बात करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। भारत में चलित न्यायालय इसका जो है मानस पुत्र है। भारत में जो चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र किसे कहा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को इसका मानस पुत्र कहा गया है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के नूह जिले में स्थित पुन्हाना में देश के पहली मोबाइल चलित अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय जो है कौन करता है? तो राज्यपाल। बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्हरता का निर्णय अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्यपाल करता है। हालांकि इस संदर्भ में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल के आधार के तहत किसी सदस्य की निर्हरता का जो है प्रश्न उठे उसकी निर्हरता पर, तो विधानसभा के मामले में अध्यक्ष और विधान परिषद के मामले में सभापति फैसला करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच कुछ चक्र में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में 24 तिल्लियों का एक चक्र है और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 में हमेशा रहता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय विशेष शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सा सही नहीं है? इसके बारे में बात करें तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है शामिल नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारी होती हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एक रूपता का परिचायक है, परंतु ये छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो जर्मनी है ये नहीं है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन, ये क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। शेष जो हैं 10 और अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं इसके बारे में। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए करता है। बात करते हैं अगला है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा
वापस लिया जा सकता है। ये सही नहीं है, एक प्रस्ताव द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। तो हमारा जो कथन है क्या है, सही है, एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सबसे बड़ा बजट कौन है योगदान करता है? बात करते हैं इसके बारे में। कथन बी जो है हमारा सही है, जो 2 और 3 है ये सही है। कथन 1 असत्य है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक है, बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। शेष कथन 2, 3 सत्य है। संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना अभियान संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए संबंधित प्रस्ताव के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है और इस प्रस्ताव के तहत दिए गए अधिदेश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान की तैनाती होती है। साथ ही सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही शांति स्थापना अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा इसे वापस लिया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था, वर्ष 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वाधिक लगभग 28% का योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सैयद अकबरुद्दीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? सैयद अकबरुद्दीन से पहले जो है कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। अशोक कुमार मुखर्जी अप्रैल 2013 में दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र में ये भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, जिनके पश्चात सैयद अकबरुद्दीन जनवरी 2016 से अप्रैल 2020 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जो है 2022 से ही कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किसी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो जो है इसमें एक से अधिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया, जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू, बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो है 1945 में की गई। इसने अप्रैल 1946 से क्या किया, अपना कार्य प्रारंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो इसके बारे में आप खुद एक बार देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन खुद से हल करने चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और ये इसका जो है संशोधन के बारे में दिया गया है, तो बात कर लेते हैं हम लोग। साधारण बहुमत द्वारा संविधान के कुछ प्रावधान हैं जिन्हें संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और इस प्रकार के जो संशोधन है उसको अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने में जो है राज्यों में विधान परिषद को सृजित करने या समाप्त करने राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतनों में वृद्धि, कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। आगे बात करते हैं विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा बात करें तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 368 का जो खंड 2 है इसकी प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के जो है विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित वहां पे जो मत देने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत क्या है विधेयक चाहिए पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में क्या कर सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं। विशेष बहुमत तथा राज्य के अनुमोदन से अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना क्या है, आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ये संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है। संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, 7वीं सूची में जो वर्णित सूचियों की प्रविष्टि है, माल और सेवा कर है, जीएसटी है, परिषद संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 279 के खंड 1 के तहत आती हैं इत्यादि, ये सब शामिल है। बात करें
अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। अमनेस्टी जो है ये मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी स्वयंसेवी संस्था है जो मानव अधिकार के लिए क्या करती है, कार्य करती है। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बेनेंस ने की थी। 1961 में पीटर बेनेंस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजन्स नामक एक लेख लिखा। और अमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का क्या है, एक मूर्त रूप है। और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका क्या नाम है, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। ये चीन की क्या है, समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाते हैं। तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है, इसको येलो बुक कहा जाता है। व्हाइट पेपर श्वेत पत्र ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, व्हाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है और ग्रीन बुक जो है इटली की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर कहाँ की है, ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट कैसी है, व्हाइट पेपर है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1986 में बेंगलुरु में की गई। इसके तहत संबंधी 1986 में इनके कर्नाटक राज्य के अधिनियम जो थे 19 अगस्त 1987 को अधिसूचित के तहत वैधानिक दर्जा इसे प्रदान किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर से जरूर हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का जो गठन है 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, संविधान। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे क्या किया गया, फरवरी 2000 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे एम वेंकट चलैया। बात करते हैं संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और इसके आयोग अध्यक्ष जस्टिस एम वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2000 को क्या की थी, पेश की थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्री MC सेतलवाद। 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और MC सेतलवाद को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब बात यहाँ ये है कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, इसके जो अनुच्छेद 315 से 323 तक है, ये राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, उसकी शक्तियों के अलावा जो इसके गठन है, सदस्यों की जो नियुक्ति है, बर्खास्ती है, इस सब का उल्लेख करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो S राधाकृष्णन। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई। जो है नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना जो है कब की गई, 1954 में की गई। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, चक्रवर्ती गोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में फलस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है। स्वीडन। यूरोपीय यूनियन देशों में से फलस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश जो है वो स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फलस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष क्या क्या है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वाइंड अप, जो हमारा पॉलिटी है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करते हैं अगले विषय के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करें। धन्यवाद।